जो हमारा सैटरडे को टेस्ट हुआ था ना, उसकी कॉपी कल मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है? मैंने कल लिया चेक, लगभग 4 कॉपियां बची हुई उसमें। लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आप सभी लोगों को उसका पेपर मिला होगा ना? आप में से अधिकांश लोगों ने क्या कर रखा है कि जो पुलिस महानिदेशक से भेजना, उसके द्वारा भेजा जा रहा था सचिव को, कोई एक ऐसा लेटर था ना, उसको मैंने शासकीय लिखा हुआ है। आप लोगों ने उसको अर्धशासकीय बना दिया है। पूछा था आपने किसी से? किससे? ऐसा थोड़ी ना होता है प्रिंट। अब आयोग में आप दे रहे हो पेपर, वहां लिखा है भाई शासकीय और अर्धशासकीय। ये हो सकता है कि दौ का धौ, धौ का ये हो सकता है, पर अब शासकीय को अर्धशासकीय ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। विषय तो कोई भी हो सकता है, उसी विषय को हम कार्यालय ज्ञापन में भी लिख सकते हैं, उसी विषय को हम परिपत्र में भी जारी कर सकते हैं। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन शासकीय कार्यों के लिए भी था ना वो। और तो शासकीय पत्र में नहीं लिखता एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, है ना? आप में से अधिकांश बच्चों ने कर रखा है, और उस पे 00 नंबर आपको मिले हुए हैं, क्योंकि टेस्ट यही है। जिसने सही लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने उसको शासकीय ही लिखा हुआ है। तो पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस प्रिंट हुआ हो, फिर पेपर 2-3 बार पढ़ा तो शासकीय लिखा हुआ है। और ये पेपर है आपके पास, देना जरा। हाँ, नहीं मैंने जानबूझ के किया था वो, मैं चाह रहा था एक बार आपको अर्थशास्त्री के रूप में, पर मैंने कहा नहीं रहने दो, इसको जरा अर्थशास्त्री में देखते हैं, आपकी चतुराई देखते हैं। पर आप लोग लपेटे में आ गए, है ना? स्पष्ट लिखा है, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की ओर से सचिव गृह उत्तराखंड को एक शासकीय पत्र संप्रेषित करे। ठीक है ना, शासकीय पत्र लिखना था, कोई इधर उधर घुमाव लच्छेदार लैंग्वेज तो थी नहीं। तो अधिकांश तय आप लोगों ने क्या कर रखा है कि उसको अर्धशासकीय बना दिया है। कैसे हो सकता है जब उस सरकारी पत्र को भी, मैंने कहा ना इसको सरकारी लेटर को शासनादेश है वो, उसका शासकीय पत्र ही है, वो सीधा सीधा लिखा हुआ है। हाँ आपको दिया रहेगा। बहुत ऐसा रियर केस होता है कि कई बार वो इस प्रकार की मिस वो कर दे, अदरवाइज वो स्पष्ट लिखेगा आपको। क्योंकि अगर अच्छा एक पेपर बनाने वाला है, उसको पता है सारे सरकारी पत्र हैं ये। तो मैं बच्चे अगर मान लिया जाए कुछ ने उसमें अशासकीय कर दिया, किसी ने शासकीय कर दिया, तो फिर वो नंबर कैसे देगा, चेक कैसे करेगा? इसलिए वो ये गलतियां नहीं करता है, मेंशन लिख करेगा उसमें। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलती कर रखी है। कहीं नहीं लिखा है, सीधा कह रहा है पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की ओर से सचिव गृह उत्तराखंड को शासकीय पत्र संप्रेषित करें, जिसमें पुलिस कर्मचारियों की वेतन विसंगति को ठीक करते हुए सरकार की उस घोषणा पर कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही हो, और इसमें पुलिस कर्मचारियों का तत्काल वित्तीय सुविधा देने की बात की गई थी। तो बात भी सही है ना? तो सीधा लिखा हुआ है शासकीय पत्र, कहीं घुमावदार कुछ नहीं है, सीधा आपको डायरेक्ट पत्र लिखना है। तो इसमें आप लोगों ने बहुत मौका रखा है। चलो कल हमारा चल रहा था, कोई आज ऐसा है जो पहला दिन है? नहीं, ठीक है। अभी कल हाँ दोनों लोग आ रखे हैं, तो ठीक है। अभी मैं आपको कार्यालय ज्ञापन एक पत्र और करा लेता हूँ। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन एक पत्र लिखाने के बाद फिर तब मैं एक नए लेटर पे आगे बढ़ता हूँ, जिसका नाम है कार्यालय आदेश। ठीक है, अब कार्यालय ज्ञापन हम विषय वस्तु ऐसे छांटते हैं। एक मैं तुमको घर के लिए दूंगा कार्यालय, एक तो मैंने कल दिया था, लिखा सब लोगों ने? कौन है जिसने नहीं लिखा, हाथ उठाओ। आपने नहीं लिखा, क्यों? कल नहीं थे, क्यों? अच्छा, और कौन है जो कल नहीं था? चलो ठीक है। एक विषय मैं आपको ये दे रहा हूं कि कई बार आप सुनते होंगे ना कि कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी अपने पद से रिटायर्ड हो गया, फिर उसको दोबारा से साल भर के लिए या 2 साल के लिए डेपुटेशन पर लगा देते हैं।
है ना? उसको रिटायरमेंट के बावजूद भी, चूँकि वो जिस पद पर बैठा है बड़ा महत्वपूर्ण मैटर देख रहा होता है। अभी उस मैटर को देखने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई या उसके योग्य कोई दूसरा ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब उसके पद खाली हो जाएगा और इतना महत्वपूर्ण पद पर वो है, इतना महत्वपूर्ण काम वो कर रहा है कि अगर वो रिटायर हो रहा है, पद खाली हो रहा है, तो पद खाली रहने से सारी समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी। लंबे समय तक हमको दिक्कत झेलनी पड़ेगी और एकदम से उस पद पर ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना अभी संभव नहीं है। तो क्या कर देती है सरकार, उसको टाइम पीरियड बढ़ा देती है। वो रिटायर्ड हो गया है, लेकिन उसके बाद उसको 1-2 साल के लिए बढ़ा दिया, 3 साल, 4 साल जो भी हो सकता है और उसके लिए कोई फिक्स कर देती है वेतन कि भाई आपको इतना हम देंगे। मान लिया जाए कोई अधिकारी रिटायर हो रहा है, उसका 1,20,000 रुपए वेतन है। तो फिर उस पे डीए डीए अन्य सारी चीजें उस पे लग करके वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो सरकार ने कहा इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, पर ये है कि हमको काम भी चलाना है, इसी व्यक्ति को दोबारा रख लो। तो उसको बोल दिया कि भाई आपको ऐसा करेंगे, हम 50,000, 60,000, 70,000 रुपए आपका फिक्स कर देंगे। आपको 70,000 रुपए आपका फिक्सेशन है, इस पर आप जो है पर मंथ आपको मिलेगा और आपको 2 साल तक या 3 साल तक या 4 साल तक आपको काम करना है। उसके लिए बकायदा ऑर्डर निकाला जाता है, जिसको शासनादेश कहते हैं। ठीक है? तो ऐसा ही एक विषय ले रहे हैं हम कि अ, जो ये कर डिपार्टमेंट है, जिसको आप वाणिज्य कर कहते हो, पहले सेल्स टैक्स होता था ये, अब उसका नाम वाणिज्य कर विभाग हो गया है। तो पहले वेट चलता था, उससे पहले वेट की जगह उत्पाद शुल्क लेते थे, एक्साइज ड्यूटी। फिर उसको चेंज करके 2005 में वेट आ गया और फिर वेट के स्थान पर जीएसटी आ गया। कब? 2017 में। एक्ट कब का है? 16 का है। ठीक है? अब जीएसटी जो है एक तकनीकी मैटर है। शुरू-शुरू में तो जब आया था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था जीएसटी कैलकुलेट कैसे होगा, लगेगा कैसे, है ना? उसमें फिर आपको पता है कि आईटीसी भी है उसमें, है ना? इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी है। तो बहुत सारे लोग समझते ही नहीं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? एनी वन ऑफ यू? नहीं। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का प्रावधान है। और आईटीसी का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ग्रॉस जीएसटी है या ग्रॉस टैक्स आपको देना है, उसमें छूट है। वो छूट आपको जब जीएसटी पेड कर रहे होते हैं उस समय नहीं मिलती, वो बाद में आपके अकाउंट में आती है। जैसे मान लिया जाए कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन एकेडमी। एजुकेशन में इनका जो फीस कलेक्शन है, जो बच्चे हैं, उसके हिसाब से इनको जीएसटी देना पड़ता है। तो अब जीएसटी ये क्या करेंगे, जीएसटी आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट एजुकेशन एकेडमी पे लगाएगी, एजुकेशन एकेडमी आप लोगों पर शिफ्ट कर देगी। तो जिस टैक्स में शिफ्टिंग प्रोसेस होता है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जिसमें शिफ्टिंग नहीं है, वो डायरेक्ट होता है। मेरी इनकम पर लगा तो मुझे इनकम टैक्स देना है, मेरे बदले का इनकम टैक्स आप नहीं भरोगे, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन जो मेरे ऊपर लगा और मैंने फाइनली आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया, इनडायरेक्ट हो गया। तो जीएसटी ऐसी हुआ। तो इन्होंने आप पे लगाया और अंततः जो वो भी लगाते हो आपको फीस में इंक्लूड करके देना पड़ता है। तो इनको मान लिया जाए इस महीने इनको 50,000 रुपए जीएसटी देना है। 3 महीने में कलेक्शन होता है। इस 3 महीने के जीएसटी में 50,000 रुपए इनको बना, इन्होंने जमा कर दिया, उसमें पूरा का पूरा देना है। लेकिन उसी दौरान ये इन्होंने क्या किया कि कुछ नए फर्नीचर लेके आए, फर्नीचर परचेज किया, तो उस पर इनको जीएसटी देना पड़ा। क्लियर? मान लिया जाए उसी दौरान इन्होंने कुछ एसी भी परचेज कर लिया, एसी पर भी इनको टैक्स जीएसटी चुकता करना पड़ा। तो एक तो टोटल जो इनके ग्रॉस इनकम हुई, उस ग्रॉस इनकम पर इन्होंने ग्रॉस जीएसटी दिया। फिर सामान भी खरीदा, उस सामान पर भी जीएसटी इनको पेड किया, तो डबल डबल जीएसटी हो गया ना। तो डबल जीएसटी हो गया तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, यानी जिसका हम कहते हैं कि एक परपाती प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव या डबल टैक्सेशन हो गया। तो उसको क्या मिलेगा कि शुरुआत में जो 50,000 रुपए कैलकुलेशन हुआ वो इनको वापस करना है, वो देना ही है, जमा करेंगे। फिर ये उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि हमने ये सामान लिया जिस पर हमारा टोटल इतना इतना जीएसटी पेड हुआ। मान लिया जाए 10,000 रुपए इन्होंने पर्चिंग में जीएसटी दिया था। तो जब वो डॉक्यूमेंट उसके लगेंगे तो फिर बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके अकाउंट में वो 10,000 रुपए इनको रिफंड कर देगी। क्लियर हो गया? तो 10,000 रुपए इनको वापस मिल गया, जो इन्होंने पेड किया था सामान खरीदने पर, वो हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यानी टोटल 50,000 था, 10,000 रुपए वापस मिल गया, तो टोटल ग्रॉस मतलब फाइनली इन्होंने कितना दिया, नेट जीएसटी कितना पेड किया, 40,000। 10,000 रुपए रिफंड हो गया, वो हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनको वापस मिल चुका है। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे तकनीकी पहलू होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना होता है।
तो इसीलिए सामान्यतः जैसे सचिवालय जैसी संस्था में क्या होता है, कर विभाग का एक तकनीकी व्यक्ति वहां पर बैठा रहता है, जो इन टेक्निकल मैटर को शट आउट करता है। सचिवालय का मेन काम क्या है? शासन। शासन क्या है? नीतियां बनाएगा। लेकिन नीतियां बनाने में कुछ तकनीकी पहलुओं की जरूरत पड़ती है। वो तकनीकी पहलुओं पर सलाह देने के लिए शासन क्या करता है कि व्यापार कर विभाग से या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से कोई सक्षम अधिकारी को अपने यहां रख लेता है। उसका नाम है तकनीकी सलाहकार। और सामान्यतः जो अपर सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्हीं के साथ उस तकनीकी सलाहकार को अटैच कर दिया जाता है। उसका काम क्या है कि तकनीकी मामलों पर उसको सलाह देना, ताकि उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके, लागू किया जा सके और उसको सही ढंग से वसूल किया जा सके। ठीक है? तो हमारा केस ये है कि एक व्यक्ति है जो मान लिया जाए डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे और वो रिटायर्ड हो गए। डिप्टी कमिश्नर भी रहने दो, आप ऐसा करो, थोड़ा बड़ा पद हो जाएगा वो, सीटीओ मान लो, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। क्लियर? वाणिज्य कर अधिकारी। अब वाणिज्य कर अधिकारी है तो तकनीकी जानकार है, रिटायर्ड हो गया, लेकिन उसके बाद उसको शासन में अटैच कर दिया गया और उसको मान लिया जाए हम 2 साल के लिए उसको डेपुटेशन पे लगा रहे हैं। क्लियर? और 2 साल के लिए लगा दिया तो उसको क्या कर दिया, उसका कुछ फिक्सेशन कर दिया कि भाई तुमको 50,000 60,000 रुपए पर मंथ क्या करेगी, गवर्नमेंट देगी। साथ ही साथ सचिवालय के जो अदर कुछ अलाउंसेस हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है? इसके लिए कार्यालय ज्ञाप जारी हो रहा है। आप समझ में आ गया? एक सीटीओ है यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, वो रिटायर्ड हो गया है, लेकिन शासन में उसकी जगह पर पद खाली होने पर क्या हो गया, तकनीकी मामलों की जानकारी देने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को 2 साल के लिए दोबारा डेपुटेशन पे लगा दिया और उसका जो है फिक्स एक वेतनमान कर दिया है। और उस संबंध में जो सूचना दी जा रही है, अब सूचना किसको दी जाएगी? भाई कमिश्नर कमर्शियल टैक्स को दी जाएगी, शासन को दी जाएगी, मुख्य सचिव को। वेतन देगा उसका वित्त विभाग, तो वित्त को दिया जाएगा। फिर उसको रखना है कि नहीं रखना है, इसका निर्णय कार्मिक और न्याय करता है। न्याय विभाग देखता है कि क्या इसको रखा जाना न्याय संगत है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अपनी मनमर्जी से रख रहे हैं विभाग वाले। तो उसकी कितनी न्याय संगतता है उसको चेक करने के लिए न्याय विभाग चर्चा परिचर्चा करता है। क्लियर हो गया? तो इन सबको उसकी सूचनाएं दी जाएंगी। किसी को हम प्रतिलिपि के माध्यम से देंगे, किसी को हम डायरेक्ट देंगे, जैसे हमने कल कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप देखा था। ठीक है? तो लिखो, विषय प्रश्न लिखो पहले। लिखना, श्री अबसो, प्रश्न लिखो पहले, श्री अबसो कोई नाम है ये, अबसो कॉमा डिप्टी कमिश्नर, ब्रैकेट में लिखना सेवानिवृत्त, डिप्टी कमिश्नर सेवानिवृत्त, ब्रैकेट बंद, वाणिज्य कर विभाग देहरादून, देहरादून को सचिवालय में अपर सचिव वित्त के साथ, अपर सचिव वित्त के साथ तकनीकी सलाहकार के रूप में, तकनीकी सलाहकार के रूप में 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए नियुक्त करने से संबंधित, नियुक्त करने से संबंधित एक कार्यालय ज्ञाप, एक कार्यालय ज्ञाप सचिव वित्त के द्वारा जारी किया जाए, या लिखा जाए, या संप्रेषित किया जाए।
ठीक है, संप्रेषित किया जाए या जारी किया जाए। चलो जी, ये विषय है, इस पर सचिव वित्त क्या करेगा, कार्यालय ज्ञाप जारी करेगा। अब आ जाओ कैसे जारी होगा। ठीक है, अब सचिव वित्त लिख रहा है तो दैट मीन सचिवालय की बात हो रही है, दैट मीन्स उत्तराखंड शासन। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शासन, प्रारूप में वही है। तो क्या आएगा यहाँ पे, उत्तराखंड शासन। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आएगा, फिर विभाग या अनुभाग या कार्यालय का नाम आएगा। तो वित्त सचिव लिख रहा है, दैट मीन्स वित्त विभाग, तो आप यहाँ पे लिख लो इसी के ठीक नीचे, वित्त अनुभाग 5। कई अनुभाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। माना जिस टैक्स का मैटर हम कर रहे हैं, तो वित्त अनुभाग 5 जो है उस टैक्स के मामले को देखता है। ठीक है, जब आप जाओगे तो आपको भी मान लिया जाए आप में से 4 5 एक ही साथ जो है वित्त में आपका नियुक्ति हो गई, आपको समीक्षा अधिकारी वित्त मिल गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप एक जैसा काम देखोगे। हो सकता है कि आप जो है अलग अलग सेक्शन में, कोई वित्त 2 में गया, कोई 5 में गया, कोई 7 में गया, सचिवालय प्रशासन तुम लोगों को नियुक्ति देगा। तो हर कोई बोलेगा अच्छा यार वित्त में है, तुम जानते नहीं उसको यार, कहाँ में एक सेक्शन यहाँ, दूसरा सेक्शन उधर, तीसरा उधर, कई बार महीने भर तक मुलाकात ही नहीं होगी। कोई जो है उसमें टैक्स का काम देख रहा है, कोई उसमें जो है पेंशन का मैटर देख रहा है, कोई उसमें सैलरी का मैटर देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, अलग अलग काम देखने वाले। ठीक है, तुम्हारा टैक्स का मैटर कौन है, वित्त 5 है। उसके बाद क्या आएगा इसके नीचे, पत्र संख्या, बिल्कुल इसी क्रम में यहां पर पत्र संख्या। पत्र संख्या मान लिया जाए 112/X ब्रैकेट में क/2024। फिर आएगा स्थान और तिथि। स्थान सचिवालय का है देहरादून में, तो देहरादून से जारी हुआ, तो इसके नीचे स्थान में क्या आ जाएगा, देहरादून, फिर डैश, फिर दिनांक, और आज तारीख कितनी है, 7 फरवरी, 7 फरवरी 2024। क्लियर, ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन के बराबर जगह छोड़ते हैं इतना, और फिर यहां पर इसी क्रम में क्या लिखेंगे, कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप, और इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन। अब इसके जस्ट नीचे वाली लाइन से यहां थोड़ा सा जगह छोड़नी है, आदरणीय और महोदय के बराबर, तब यहां से हम अपना लेखन शुरू करेंगे। सबने लिख लिया यहां तक, पीछे आगे ना। अब लिखना, टैगलाइन क्या होती है इसकी, अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है या यह निवेदन करना है, है यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, लिखना, वाणिज्य कर कॉमा
जीएसटी एवं वेट। अब एक चीज ध्यान देना, जीएसटी ऐसे मत लिखना, जो नए आ रखे हो ध्यान दो। अगर ऐसे इंग्लिश में लिखा आपने तो नंबर 1 माइनस हो जाएगा, या वेट ऐसे लिख दिया तो -1। कैसे लिखना है? जीएसटी लिखना है तो जीएसटी, या तो ऐसे लिखो या पूरा लिख दो इसको, क्या? वस्तु एवं सेवा कर। वेट लिखना है तो वेट को ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, तो वाणिज्य कर कॉमा जीएसटी एवं वेट से संबंधित कारारोपण। कारारोपण मतलब कर को लगाना, आरोपित करना, ठीक है? कारारोपण, कारारोपण ऑब्लिक समाधान, ठीक है? जीएसटी या हमने उसको वेट, क्योंकि अभी भी बहुत सारी वस्तुओं पर वेट लगा हुआ है, ठीक है? कौन सी वस्तुएं जिन पर जीएसटी नहीं लगा अभी तक? पेट्रोलियम और है अल्कोहल, और भी है कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिन पे जीएसटी भी है प्लस वेट भी है, जैसे तंबाकू उत्पाद। क्लियर हो गया? हाँ, तो क्या लिखा आपने? वाणिज्य कर कॉमा जीएसटी एवं वेट से संबंधित कारारोपण ऑब्लिक समाधान योजनाओं, समाधान योजनाओं तथा समाधान योजनाओं तथा विभिन्न तकनीकी पहलुओं विभिन्न तकनीकी पहलुओं के निराकरण हेतु, के निराकरण हेतु हेतु नियमों ऑब्लिक विनियमों, नियमों ऑब्लिक विनियमों। विनियम क्या होते हैं? हाँ, इंग्लिश में, पर होते क्या है? वो तो इंग्लिश वर्जन हो गया है। नियम के अंदर विनियम होते हैं। नियम क्या होते हैं? मैंने बताया भी था एक दिन आपको, जो कानून होता है ना, कानून को इंग्लिश में एक्ट, हिंदी में अधिनियम कहते हैं। जैसे जीएसटी, अब उस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसको सरकारी भाषा में जब आप भी जाओगे तो आप भी ये शब्द बोलोगे, जिसको कहते हैं नियमावली। हाँ, ये कानून तो बन गया पर अभी नियमावली जारी नहीं हुई। जैसे यूसीसी कानून तो बन गया लेकिन उसकी नियमावली जारी नहीं हुई। मोटा मोटा विधानसभा ने बता दिया पारित करके कि लड़कियों को भी जो है संपत्ति में अधिकार मिलेगा, बहुविवाह नहीं होगा, फला नहीं होगा, वो मोटा मोटा 5-6 बिंदु उन्होंने खींच लिए। लेकिन उसके भीतर कुछ छूट भी दी गई है, छूट भी दी जाएगी। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगी, वो होगी नियमावली। वो कौन तय करेगा? शासन तय करेगा। उसके भीतर भी क्या बनेंगे? फिर और सब पार्ट बनेंगे, क्लाउज बनेंगे। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, बहुत पहले क्या हुआ था, बीच में सिद्धू साहब जेल गए थे ना अभी, क्यों? 80-82 का मैटर था, उनके हाथों किसी का मर्डर हो गया था। अब उसके बाद मर्डर फिर 302 का मामला आ गया। तो ऐसी स्थिति में वो तब से 80 से लेकर बचते क्यों गए भाई? क्योंकि हमारे कानून में फिर उस कानून के भीतर एक विनियम है, क्लाउज है उसमें। क्या है कि तभी वो हत्या माना जाएगा आपके द्वारा जब आपका इंटेंशन उसकी हत्या करना था, यानी आपका मोटिव था वो हत्या करना, और वो मोटिव प्रूव हो गया तो यस, आप क्रिमिनल हो गए, आपके ऊपर हत्या का आरोप लगेगा, चार्ज लगेगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वो, हाँ, वो मोटिव नहीं प्रूव हो पाया क्योंकि मोटिव था ही नहीं। हुआ ये कि वो चल रहे थे, कोई आया पूछने के लिए किसी बात का सवाल जवाब, उसने प्रोवोक कर दिया सिद्धू साहब को जवाब देते देते। सिद्धू साहब ने एक घुसा मारा, और घुसा इतना भयंकर था कि वो वहीं पे खत्म। ठीक है जी? तो वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो तो ये था कि सामने की बहस हो गई, बहस में हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, तो मारपिटाई का मुकदमा लगा। इंटेंशनली उनका उसको मर्डर करने का प्रोविजन नहीं था। तो ये क्या हो गया? नियम के भीतर का विनियम हो गया, सब क्लाउज हो गया। क्लियर? जैसे आप कोई आपके ऊपर अटैक कर दे
और जैसे आप लोग जानते हैं अपने आप को बचाने में जो है सेल्फ डिफेंस में आपके हाथों को मारा गया, तो ये क्या है, उसके भीतर का विनियम है। क्लियर हो गया? तो कानून के लागू करने के जो प्रोविजंस होते हैं उनको नियम कहते हैं, उस नियम के जो सब क्लाउज होते हैं वो विनियम कहलाते हैं। ठीक है, चलो तो क्या लिखा आपने, पूरा पढ़ो जरा ऊपर से, वाणिज्य कर से। निराकरण तकनीकी पहलुओं को समझने हेतु, अच्छा निराकरण हेतु नियमों और विनियमों को समझने, नियमों और विनियमों को समझने के लिए उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या, अब मान लिया जाए वो शासनादेश पहले जारी हुआ था, उसका हवाला वो यहां पर दे रहा है, तो उस शासनादेश की पत्र संख्या यहां पर आएगी। तो मान लिया जाए वो शासनादेश जो है 2020 का है। ठीक है, तो शासनादेश संख्या अब 20 का है तो कुछ और डाल दो, तिथि भी लिखेंगे हम। तो शासनादेश संख्या मान लिया जाए ये कितना डाला हमने 112, उसको डाल दो आप 212 ऑब्लिक क ऑब्लिक 2020 दिनांक, अब 20 की कोई डेट डाल लो, मान लिया जाए अक्टूबर के महीने की डेट डालते हैं, 13 अक्टूबर 2020। ठीक है ना, 212 ऑब्लिक को 2000 ऑब्लिक 2020, फिर अल्प विराम दिनांक, ये शासनादेश कब जारी हुआ था, 13 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, शासनादेश संख्या इतना दिनांक कितने के तहत अधो हस्ताक्षरी को, अधो हस्ताक्षरी जो इसकी टैगलाइन है, अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री, ऊपर अपर सचिव का नाम लिखाया था है? डिप्टी कमिश्नर वो सीटीओ है जो व्यापार, उसका नाम लिखा रखा है ना, और अपर सचिव का नाम नहीं है, तो लिखना अपर सचिव श्री कौखगौ, अपर सचिव श्री कौखगौ कौमा वित्त अनुभाग 5 के साथ, वित्त अनुभाग 5 के साथ वेट क्या लिखा, 5 के साथ वेट सेल, वेट अलग अलग सेल होते हैं ना, जीएसटी सेल, वेट सेल, फलां सेल, वेट सेल के लिए, वेट सेल के लिए ध्यान से देखना जरा, दो चार शब्द ये ऐसे आ रहे हैं, वेट सेल के लिए सलाहकार कर, दैट मीन्स इसको हम कर सलाहकार भी कह सकते हैं, बस उस शब्द को थोड़ा सा भाव देने के लिए या अच्छा बनाने के लिए उसने ऐसा लिख दिया कि सलाहकार कर कौमा वेतनमान, किस वेतनमान पर हम रख रहे हैं, वेतनमान 60,000 और ब्रैकेट में लिख देना फिक्स, इसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगी, या डीए वगैरह कुछ नहीं लगेगा इसमें, फिक्स जिसको फिक्सेशन हम बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद, तथा सचिवालय भत्ता सहित, सचिवालय का अलग से अलाउंस मिलता है, सचिवालय भत्ता सहित
सचिवालय भत्ता सहित निसंवर्गीय, अब ये पद शब्द लिखो पहले तब बताता हूं, निसंवर्गीय पद सृजित किया गया है। हाँ, निसंवर्गीय पद सृजित किया गया है। लिख ले, सब नहीं आता? देखो ये कह रहा है, इसको जरा आप ध्यान देखो, शुरू से ही पैराग्राफ में जहां से लिखा है कि वाणिज्य कर विभाग में जो जीएसटी है, वेट है, उसमें जो कारारोपण आरोपित करना है या समाधान जो भी है, विवाद होते हैं ना व्यापारियों के कि साहब अभी तक आईटीसी नहीं मिला या हम पर ज्यादा लग गया, तो उसका तकनीकी पहलू है, वो सब उसका इसी वेट सेल में उसका निराकरण होता है। तो उसके निराकरण के लिए अपर सचिव जो कखगो है वित्त अनुभाग 5 में, उनके साथ एक नया निसंवर्गीय पद सर्जित किया गया है, जिस पद का वेतनमान क्या होगा, 60,000 रुपए होगा, वो फिक्स है। निसंवर्ग का मतलब क्या हो गया? अब जब तुम लोग नियुक्ति पाओगे, नियुक्ति पा करके तुम्हारा जो संवर्ग तय होगा, तुम सचिवालय संवर्ग के कर्मचारी होंगे। अगर तुम में से किसी के मार्क्स कम रहे और सचिवालय में न जाकर के तुम समीक्षा अधिकारी बन गए, कहा, लोक सेवा आयोग में, तो तुम्हारा संवर्ग कहां होगा? लोक सेवा आयोग का। भले एक ही एग्जाम से आप क्वालिफाई होकर आ रहे हो, लेकिन नियुक्ति आपकी वहां होगी, सिलेक्शन आपका लोक सेवा आयोग के लिए हुआ है, तो आपका संवर्ग लोक सेवा आयोग का माना जाएगा। अगर आपके नंबर और अच्छे हुए और आपको राजस्व परिषद में समीक्षा या सहायक समीक्षा का पद मिला, तो आपका संवर्ग कहां होगा? राजस्व विभाग के अंतर्गत माना जाएगा। तो अलग अलग विभाग के अलग अलग वेतनमान पर आपके संवर्ग तय होते हैं। अब सामान्य रूप से कितना पे स्केल है एक समीक्षा अधिकारी का? 4800 या 4600 है? श्योर? मेरे को ऐसा ध्यान है कि शायद आरओ का जो है वो 46 है और ए आरओ का 42 है। हो गया 48? क्योंकि यूपी ने किया था तो उसको लेकर ये इनकी मांग थी कि हमारा भी 48 किया जाए। अब हुआ कि नहीं हुआ उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। नोटिफिकेशन में लिखा था, हाँ बस, तो ठीक है फिर तो। और ए आरओ का 46 कि 42? बढ़िया है, फिर तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी तुमको। तो 4800 वाला ये मान के चलो, पेंशन पोस्ट तो है नहीं, तो मोटा मोटा जब पहली तनख्वाह तुम्हारे हाथ में आएगी तो 65 प्लस ही मिलेगी आरओ को, 65-68 के आसपास। ये देखो, ये सब कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं। और ए आरओ को कितनी मिलेगी? ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के 60 से ऊपर ही है, तो लगभग 60 के दायरे में वो आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का फिर संवर्ग मान लिया जाए, अब सचिवालय भत्ता भी दिया जा रहा है, तो सचिवालय भत्ते के साथ हो रहा है, तो ये क्लेम कर सकता है कि मेरा संवर्ग सचिवालय संवर्ग रखा जाए। और हो सकता है कि ये तुम्हारे बराबर आरओ के बराबर अपना संवर्ग का क्लेम करे, उसके बराबर इक्विवेलेंट रखे। तो इसलिए उन्होंने पहले ही स्पष्ट बोल दिया है कि भाई ये निसंवर्गीय पद है, ये ना तो आरओ या आरओ के बराबर अपने आप को क्लेम करेगा, ना ही सचिवालय के परमानेंट कर्मचारी के रूप में अपना क्लेम रखेगा। क्लियर हो गया? तो इसका संवर्ग नहीं होगा। संवर्ग कहां है? तकनीकी सलाहकार है, कर विभाग के अंतर्गत, तो इसका संवर्ग उधर ही होगा, सचिवालय संवर्ग नहीं होगा इसका। क्लियर? चलो। अब इतना तो ये हो गया कि निसंवर्गीय पद सृजित किया गया है। इसका मतलब शासनादेश के तहत रिटायरमेंट के बाद अपर सचिव के लिए एक तकनीकी सलाहकार चाहिए, उसके लिए इन्होंने शासनादेश के द्वारा एक पद सृजित कर दिया। क्लियर? अब पैराग्राफ चेंज करो, दूसरा नंबर 2। इसी रूप में डैश करके ये जो पहले वाली लाइन है इसको बेस बना करके लाइन खींची जाएगी पूरा आप यहां तक, अगली लाइन फिर यहीं से शुरू होगी है। ठीक है? अब लिखना इसमें, लिखना तत्क्रम में, तत्क्रम यानी इसी क्रम में, तत्क्रम में अवगत कराना है कि भविष्य में भी भविष्य में भी भविष्य में भी कार्यभार, कार्य व्यवस्था
कार्यभार एवं कार्य व्यवस्था और कर के महत्व को दृष्टि में रखते हुए कर के महत्व को दृष्टि में रखते हुए उक्त पद क्या है? सलाहकार कर का। उक्त पद की आवश्यकता रहेगी अतः शासनादेश में, कौन सा शासनादेश? ये वाला जो 2020 का है, शासनादेश में उल्लेखित प्रावधानों शासनादेश में उल्लेखित प्रावधानों शासनादेश में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सलाहकार कर के पद को सलाहकार कर के पद को दिनांक 11 फरवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 से 10 दिनांक से दिनांक 10 फरवरी 2024 25 26 दिनांक 10 फरवरी 2026 तक, ब्रैकेट में लिखना, 2 वर्ष की अवधि के लिए ब्रैकेट बंद। क्लियर हो गया? 2 वर्ष और डेट के अनुसार भी हो गया कि 2 वर्ष का पूरे हो रहे हैं, उसके 10 फरवरी को 2026 को पूरे हो जाएंगे तक निरंतर बनाए रखने, ब्रैकेट बंद करके, निरंतर बनाए रखने के लिए राज्यपाल महोदय बनाए रखने के लिए राज्यपाल महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। मतलब खुशी पूर्वक राज्यपाल महोदय ने सहर्ष, हर्ष मतलब प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। क्लियर हो गया? यहां पर उसको भविष्य में भी जरूरत है, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए परमिशन मिल चुकी है। अब तीसरा, क्योंकि किस व्यक्ति को हमने कहा था कि एक सीटीओ है, वाणिज्य कर अधिकारी है, ओबोसो, उसको नियुक्त करना है ना, तो उसके बारे में भी इसमें लिखना होगा। तो फिर थर्ड, इसी भाव में नंबर थर्ड क्रमांकित करके डैश, और ये वाला जो हमारा चल रहा है इसको बेस बनाते हुए आपने यहां से लिखना है। लिखना, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति शासन स्तर पर प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर, यानी वित्त जो प्रमुख सचिव था वित्त का, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी, उसने रिकमेंडेशन की कि इस व्यक्ति को नियुक्त करें। गठित समिति की अनुशंसा पर श्री ओबोसो, क्या नाम बताया था उसको? वाणिज्य कर अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर बोला है, डिप्टी कमिश्नर, चूंकि उसकी रैंक बड़ी होती है ना, पीसीएस में एचडीएम है, एचडीएम में व्यापार कर अधिकारी के रूप में जो पद निकलता है ना, सीटीओ भी आता है बहुत छोटा होता है, उससे बड़ी पोस्ट होती है
एसी की, असिस्टेंट कमिश्नर की, उसके बाद फिर डीसी बनता है, फिर कमिश्नर बनता है, तो काफी बड़ी हायरार्की है उसकी, तो इसलिए उसको वाणिज्य कर अधिकारी कर दो डिप्टी कमिश्नर की बजाय। श्री अबोसो वाणिज्य कर अधिकारी, ये 4800 ग्रेड का आदमी होता है, तो वाणिज्य कर अधिकारी, ठीक है। तो श्री अबोसो कॉमा लगा करके वाणिज्य कर अधिकारी ब्रैकेट में सेवानिवृत्त लिख दिया। श्री अबो यहां पर आएगा पूरा कि प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर श्री अबोसो कॉमा वाणिज्य कर अधिकारी ब्रैकेट में सेवानिवृत्त को, ब्रैकेट बंद करके को, उक्त पद पर, उक्त पद पर, कौन सा पद है, सलाहकार कर का, उक्त पद पर उक्त अवधि के लिए, जो हमने 2 साल की अवधि ऊपर वर्णन किया है, उक्त अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। क्लियर हो गया? उक्त पद पर उक्त अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। चाहो तो आप इसको यहां पर खत्म कर दो, लेकिन अब एक और चीज, थोड़ा सा और एक्सपर्टीज आपकी आ जाएगी। अब उस व्यक्ति का है तो रिटायरमेंट आदमी, रिटायरमेंट के बाद उसको है 60,000 रुपए ठीक ठाक वेतन मिल रहा है, तो उसको देंगे कहां से इतना पैसा? सर आपको आर्टिकल 265 और 266 क्या है, 265 क्या कहता है भारतीय संविधान का है? संचित नहीं तो 266 में है, आर्टिकल 265। बोलो बोलो शाबाश। आकस्मिक निधि है 265, हाँ, एंड 266 है। तुम्हारी जीएसबी क्लास चल रही है। 266 में संचित निधि है, लेकिन उसमें एक और प्रोविजन भी है जो है, हाँ, इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब विनियोग बिल कहां है? ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। क्या होता है ना, जो हम लोग बुकीज टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, बस बता दिया लिख दिया उसको, यहां नहीं रखते। तो क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसे कंफ्यूज होते हैं, अरे यार मेरे परसों तो पढ़ रहा था, टेबल में वो पन्ने हैं, उस पर लिखा हुआ है, बस वो पन्ना दिख जाए कहीं से, एग्जाम हॉल में तो पेपर नहीं आएगा, है ना? तो क्या करना है ऐसे लिखे हुए का? असली ज्ञान है जो यहाँ पर है, और ऑन द स्पॉट तुमको क्लिक कर जाए। क्लियर है? तो इसलिए थोड़ा पढ़ो, पर ठोस पढ़ो। और मेरी रणनीति वही है, उसको ऐसा पढ़ो कि अगर तुमको एजुकेशन एकेडमी के मंच पर खड़े होकर बोलना है तो पूरे दमखम से बोल सको। भाई ये मेरे को आता है जो मैं तुमको करा रहा हूं, तो मैं यहां पर बोलूं, मुझे दिल्ली के लाल किले पे खड़ा होकर बोलना पड़ेगा तो दमखम के साथ बोलूंगा। और जो बाइडन बोलेंगे कि आके हमारे वाशिंगटन डीसी में बोलो, तो वहां पर भी मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि पढ़ा है, ये है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है, ये तर्क है, इस तर्क का खंडन करो तो मैं अपनी हार मानूंगा। स्पष्ट है ना? तो ऐसे ही होना चाहिए, नॉलेज का मतलब ही यही होता है। आर्टिकल तुम्हारा जो बजट है ना, बजट कितने साल का होता है? 1 साल का श्योर, या 3 साल का है? और क्या होता है बजट, किसे कहते हैं बजट का मतलब? वार्षिक, हाँ हाँ, पर है होता क्या है वो तो हिंदी में बोलेंगे उसको, बजट इंग्लिश का वर्ड है, बजट का मतलब क्या है? हाँ, 1 साल की सरकार की जो इनकम है, जो खर्चा है, उसका लेखा जोखा। अकाउंटिंग क्या होती है? लेखांकन। अकाउंट वाले स्टूडेंट कौन है यहाँ पे, हाथ उठाना है? है? और वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या दिखाएगा, कैसे देखेंगे उसको? पर होता क्या है उस बैलेंस शीट में? अरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वही चीज तो होती है उसमें, ट्रांजेक्शन उसी रूप में दिखेगा। बजट में भी आप वही देख रहे हो कि 1 साल में कितनी इनकम, 1 साल में खर्च हुआ, तो फिर उस बजट को हम
अकाउंटिंग क्यों नहीं बोलते हैं, बजट क्यों बोलते हैं? हैं? हम्म? हाँ, कुछ बोल रहे थे। अकाउंटिंग में क्या है कि हमने ये इतनी इनकम मिली, इतना खर्च क्या हो गया। बजट जो होता है ना, वो केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि सरकार की जो अप्रोच होती है, सरकार का जो दृष्टिकोण होता है, सरकार की जो नीतियां होती हैं, उनका प्रतिबिंब होता है, उनका दर्पण होता है। अगर सरकार कैपिटलिस्ट अप्रोच की है तो बजट में ऐसे ऐसे प्रोविजंस रखेगी जो इंडस्ट्री सेक्टर को, या भारत में जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उनको सपोर्ट करने वाली पॉलिसियां रहेंगी। अगर सरकार हमारी सोशलिस्ट अप्रोच की है, समाजवादी विचारधारा की है, तो उसमें किसानों के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए इनके उत्थान से संबंधित प्रोविजंस रहेंगे, ग्रामीण विकास, कृषि से संबंधित प्रोविजंस रहेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारी लिबरल अप्रोच की है तो दोनों को संतुलित करते हुए नीतियां बनाएंगी। तो अकाउंटिंग केवल आंकड़ों का लेखा जोखा होता है और बजट आंकड़ों के साथ सरकार की नीतियों का लेखा जोखा होता है। सरकार की दिशा क्या है, किस तरफ आगे बढ़ रही है, उस डायरेक्शन को शो करते हैं बजट के माध्यम से। अब बजट में सरकार के पास अधिकार होता है पूरा पैसा सरकार के कंट्रोल में खर्च करे जैसा करे, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो लेजिस्लेशन है वो हमारे एग्जीक्यूशन पर या एग्जीक्यूटिव पर एक कंट्रोल बना के रखता है। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन का या एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्मेशन होता है वो लेजिस्लेशन के भीतर से ही होता है। लेजिस्लेशन क्या है? संसद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा। उसी लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य जीत करके जाते हैं उन्हीं में से फिर जो है सरकार के मंत्री बनते हैं। तो लेजिस्लेशन के भीतर से एग्जीक्यूशन आ रहा है, इसका मतलब हमारी कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति जवाबदेहिता है, और विधायिका कार्यकारिणी पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंट्रोल बना के रखती है। बजट उसी प्रकार का कंट्रोल है। आर्टिकल 265 कहता है कि बिना संसद की अनुमति के, नॉट लोकसभा, क्या है? पार्लियामेंट है, संसद शब्द लिखा हुआ है कि बिना संसद की अनुमति से एक भी पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सरकार बजट लेके आएगी तो उसको कहां से? पार्लियामेंट से पारित कराना पड़ेगा। कंट्रोल है ना, किसका है? लेजिस्लेशन का है। लेजिस्लेशन में सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। आर्टिकल 266 कहता है, एक तरफ तो आप जानते हैं कि उसमें क्या है, आपकी लोक लेखा निधि का प्रोविजन है, लेकिन 266 में यह भी है कि संसद की अनुमति के बिना न तो कोई नवीन कर लगाया जा सकता है, ना ही वसूला जा सकता है। अगर सरकार कोई नया टैक्स लगा रही है तो उसके लिए संसद की परमिशन लेनी होगी। संसद मतलब लेजिस्लेशन, यानी विधायिका की परमिशन। मामला क्लियर? तो 265, 266 बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को इंड्यूस हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। तो मैं यहां पर वही बताने के लिए आपको कह रहा था कि सरकार ने रख दिया, और सरकार ने रख दिया, अब रिटायरमेंट आदमी को दोबारा से रख दिया, 2 साल का पैसा उसको सरकार दे रही है 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो 60 दूनी 6 दूनी 12, लगभग 12 लाख रुपए सालाना, और साल भर में नहीं 12 ही जा रहा है, 12 छक्का 72, 7,20,000। तो मोटा मोटा कितना? 14.5 लाख रुपए 2 साल में देगी सरकार, अपनी जेब से नहीं देगी। ये जो सचिव इसको नियुक्त कर रहा है और मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बिहाफ पर, वो राज्यपाल अपनी जेब से नहीं देंगे। वो कहां से देंगे? आपका हमारा पैसा देंगे, और आपका हमारा पैसा ये सरकार अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती, उसको लेजिस्लेशन से परमिशन लानी पड़ेगी। तो लेजिस्लेशन से परमिशन लेकर के सरकार ने कुछ पैरामीटर बनाए हुए हैं, कुछ शीर्षक बना रखे हैं कि उनके माध्यम से हम ये खर्च करेंगे। तो इसको जो 2 साल का वेतन दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा, अगले पैराग्राफ में मैं आपको भाव लिखा रहा हूं। अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, नंबर 4 डैश करके फिर इसी क्रम से चौथी लाइन लिखा करके इसमें लिखना, आगे लिखना अवगत कराना है कि, अवगत कराना है कि सलाहकार कर के पद पर, ऐसे लिखो,
अवगत कराना है कि नवसर्जित या नवगठित, नवसर्जित या नवगठित सलाहकार कर के पद नवगठित या नवसर्जित सलाहकार कर के पद पर होने वाला व्यय यानी खर्च वित्तीय वर्ष 24-25 यानी 2024-2025 तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 तथा वित्तीय वर्ष 2025-2026 2026 के अनुदान संख्या, ये बना रखा है सर, ये पहले ही पारित करके बजट के दौरान उन्होंने इसको तय कर दिया। अनुदान संख्या डैश करके 12, अनुदान संख्या 12 के लेखा शीर्षक लेखा शीर्षक 2024 कौमा सचिवालय सामान्य सेवाओं के अंतर्गत सचिवालय सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ऐसे लिखो, सचिवालय सेवाओं के अंतर्गत निर्धारित इकाइयों के नामे डाला जाएगा, निर्धारित इकाइयों के नामे डाला जाएगा। लास्ट की 2 लाइन टफ कुछ नहीं है, क्योंकि पहली बार इस तरह से लिखने में आ रहा होगा तो तब थोड़ा सा जटिलता लग रही होगी, लेकिन कुछ नहीं, ध्यान से इसको लिखते हुए के नामे डाला जाएगा। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि उस पद का जो खर्चा है, ये जो 2 साल का खर्चा होगा, ये दोनों वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 का जो लेखा संख्या है, ये लेखा शीर्षक है, उसका लिखा हुआ है क्या है 12, हाँ अनुदान संख्या 12, उसके अंतर्गत उस अनुदान संख्या में तो बहुत सारे होंगे ना, उस अनुदान संख्या में हो सकता है कि सार्वजनिक निर्माण कार्य का भी एक शीर्षक होगा, उसमें जो है पेंशन का भी एक शीर्षक होगा, उसी में जो है सचिवालय सामान्य सेवाओं का भी एक शीर्षक होगा, अलग अलग प्रकार के उसमें शीर्षक हैं। उनमें से एक शीर्षक जो हमने लिया है लेखा शीर्षक 2024 सचिवालय सामान्य सेवाएं, इस शीर्षक के भीतर जो जो सेवाएं रखी गई हैं उनके नाम पर डाला जाएगा। उस नाम से जो है इनको 2 साल का वेतन यानी लगभग 14.5 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। क्लियर है? बस 1-2 बार लिखोगे आप ना तो आपकी जबान पे चढ़ जाएगा, कुछ नहीं है, रटने वाला काम है, कोई फालतू वो नहीं है, क्योंकि वहां भी आप लिखोगे तो आपको अच्छा इस शीर्षक के अंतर्गत ये अनुदान संख्या इस इकाई के नाम पे रखना है, तो वही आपको टाइप करनी है। देखो अभी मैंने आपको आर्टिकल 265 एंड 266 का हवाला दिया, इन दोनों आर्टिकल से यह प्रूव हुआ कि सरकार अपनी मनमर्जी से कोई पैसा नहीं, 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो सरकार के खिलाफ फिर प्रस्ताव लाए जाते हैं जिनको आप अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, जिसको कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। क्लियर? अगर 265-266 का सरकार ने उल्लंघन किया तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, सांकेतिक होता है और नीतिगत होता है और एक नाम और है इसमें, 3 प्रकार के होते हैं। सांकेतिक का मतलब है कि तुमने मनरेगा के लिए मान लिया जाए 3,000 करोड़ खर्च करने का प्रोविजन रखा है सरकार ने, विपक्ष का नीति सांकेतिक कटौती प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि भाई इसमें से ऐसा करो 3,000 रुपए में से तुमने ज्यादा खर्च के अमाउंट रख दी, इसमें से 100 रुपए कम कर दो। कटौती को हम क्या बोलते हैं, कट मोशन,
हाँ वही होते हैं। सांकेतिक का मतलब ये हो गया कि जिसको हम कहते हैं ये टोकन, हाँ टोकन कट इसको बोलेंगे। अब इसका मतलब ये कि मनरेगा के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोविजन रखा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें से 100 रुपए कम कर दो, बाकी तो ठीक है पर 100 रुपए कम कर दो। अब बताओ 100 की बजाय अगर 1,000 रुपए भी कम कर देगी सरकार तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है, या हम इसमें से क्या गलत है, कहां कटौती करनी हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस आप कम करो, ये खर्चा ज्यादा है, तब चाहे तुम इसमें से 100 ही रुपए खर्च करो या 1 रुपए कम करो, पर कम करो। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। 100 रुपए से कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब कि लोकसभा में विपक्ष का बहुमत है, सरकार अल्पमत में है तो सरकार गिर जाती है, तो सामान्यतः पास नहीं होती है कोई भी। तो इसके खिलाफ की सरकार के खिलाफ तो विपक्ष वाले इस प्रकार की मोशन लेके आते हैं। क्लियर? अब अगर कंडीशन ये हुआ कि अब जब ये हो गया कि सरकार खर्च करेगी और सारे वित्तीय प्रोविजन के अनुसार, विधायी प्रोविजन के अनुसार खर्च करेगी, तो सरकार ने 265 266 दोनों को मेंटेन करके रखा, कोई किसी का उल्लंघन नहीं किया। और तब यहां पर रख दिया कि साहब हम 265 के तहत जो खर्च कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने अनुदान संख्या 15, अनुदान संख्या 16, अनुदान संख्या 20, ऐसे हमने अनेक अनुदान हमने क्या कर दिए, प्रोविजन तय कर दिया। और संसद में लाकर के हमने अनुदान 15, अनुदान संख्या 16, अनुदान 17 हमने एक एक करके सब पारित करवाया कि अब हम जो भी खर्च करेंगे इन अनुदान संख्याओं के भीतर करेंगे। अब मान लिया जाए, अब अलग अलग अनुदान संख्या है, तो किसी में क्या है, आपका सड़क निर्माण का खर्चा है, किसी में क्या है कि डैम नए इंडस्ट्री सेटअप करने का खर्चा है, किसी में जो पहले के काम है उनकी मरम्मत करने का खर्चा है, किसी में क्या कर दिया, अनुदान संख्या 10 में मान लिया जाए, या जैसे मैंने आपको लिखा है 12 में क्या कर दिया उन्होंने, सेवाओं पर खर्च रख दिया कि जो भी हम सेवाओं को नियुक्त करेंगे, उन सेवाओं पर जो भी हम पेंशन देंगे, भत्ता देंगे, या जो भी उनकी सैलरी देंगे, उस अनुदान संख्या 15 से 12 के द्वारा दिया जाएगा। तो इतने सारे कर्मचारी भारत में सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। अगर विपक्ष अनुदान संख्या 12 के खिलाफ कटौती प्रस्ताव लेके आती है, तो उस सरकार ने अगले इलेक्शन में फिर जनता के बीच आना है। तो इतना बड़ा वो ये नहीं करता कि हाँ यार इतने कर्मचारियों का मैं क्या करूं, अपने अगेंस्ट उनका एक माहौल तैयार करूं। वो क्या करता है, पास कर लेता है। पारित हो गया, इसका मतलब अनुदान संख्या 12 में तय कर दिया कि भारत की जितनी सेवाएं हैं, अगर मैं उत्तराखंड सरकार की बात करूं तो उत्तराखंड सरकार के अनुदान संख्या 12 का मतलब ये हो गया कि उत्तराखंड की जितनी सरकारी सेवाएं हैं उनका खर्चा इस यूनिट या इस शीर्षक के भीतर से दिया जाएगा। अब सेवाओं में भी तो कई प्रकार की सेवाएं हैं, सेवाओं में भी आपकी टैक्स से रिलेटेड सेवाएं हैं, प्रशासन से संबंधित सेवाएं हैं, या अदर प्रकार की सेवाएं हैं, इसके भीतर भी अनेक सेवाओं का प्रोविजन है। तो उसमें अनुदान संख्या 12 के भीतर एक सेवा जो कि हमने डेपुटेशन वाली के लिए प्रोविजन है कि जो भी व्यक्ति को हम डेपुटेशन पर लगाएंगे या सेवानिवृत्ति के बाद लगाएंगे, उसको हम ये इस भाग से वेतन देंगे, वो मैंने कर दिया लेखा शीर्षक 2024। ठीक है, तो उसके भीतर के पार्ट हैं जिनके माध्यम से उस व्यक्ति का खर्चा यानी उसको वेतन वगैरह दिया जाएगा। तो ऐसा बस केवल एक लाइन है, इस एक लाइन को याद करने का है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं कि जिसको आपको समझ करके आगे बढ़ना है, एक लाइन को याद करने की बात है। ठीक है जी, इसी के साथ आपका ये क्या हो गया, लेटर कार्यालय ज्ञाप कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा इसके बाद अब धन्यवाद सधन्यवाद तो कुछ नहीं आता, उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। तो इसके तुरंत अगली लाइन में हम क्या करेंगे, लगभग इधर मैंने आपको बेस बताया था कि जहां पर एक कार्यालय ज्ञाप खत्म होगा, बिल्कुल इसी को बेस बनाते हुए यहां पर क्या लिखना है, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के बाद नाम। अब नाम में नाम किसका आएगा, जो अधिकारी कार्यालय ज्ञाप जारी कर रहा है। कौन जारी कर रहा था, किसने लिखा, ये सचिव वित्त जो है ये कार्यालय ज्ञाप जारी कर रहा है। अपर सचिव के साथ तो वो कर सलाहकार को अटैच करना है, उसके साथ उसको रखा गया है। कार्यालय ज्ञाप सचिव ने जारी किया, उस सचिव का कोई नाम, अब क्या नाम रखो उसको, क ख गो याद हो इसमें आ गया, अबो सो भी आ गया, अब क्या रखें, पफबो। तो मान लिया जाए उस सचिव का नाम है प फ ब। इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद कॉमा, टेस्ट में भी मैं देख रहा था आप लोग कॉमा पूर्ण विराम इस बहुत मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, प फ ब ब्रैकेट में, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या आएगा, पदनाम। पदनाम क्या है,
सचिव। और यहां पर भी गलती कर रहे हो आप लोग। जैसे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था निदेशक स्वास्थ्य, तो आप लोगों ने लिखा है चिकित्सा निदेशक, बहुत से लोगों ने, किसी ने लिखा है निदेशक कौमा चिकित्सा। मैंने कहा वहां पर केवल पद नाम आएगा, चिकित्सा में है वो, ये तो उसका पता हो गया, तो वहां पर पता नहीं आएगा। तो आप लोगों के ऐसी गलतियों से मैंने नंबर काट रखे हैं। ठीक है, इसके नीचे आएगा सचिव और इसको विराम कर दो। क्लियर हो गया यहां तक? अब प्रेष्य है जिसको इसको भेजना है। क्लियर? अब प्रेष्य आएगा तो कैसे आएगा? मैंने आपको बता रखा है कि सेवा में के साथ उसको संप्रेषित किया जाता है। अब जहां से हमने ऊपर से लिखा था उसको बेस बनाते हुए माना यहां पर वो आ रहा है, क्योंकि हमने इतनी जगह छोड़ी थी, तो इतनी जगह से फिर हम आगे लिख रहे तो यहीं पे आ जाएगा सेवा में। मैं फिर दोबारा आपको ध्यान दिला दूं, ये वाली लाइन बेस बनानी है। इसी को बेस बना के टू लिखा था, टू दूसरे पैराग्राफ की लाइन शुरू हुई थी, इसी को बेस बना करके तीसरी की शुरू हुई थी, इसी को बेस बना करके चौथी की हुई थी। अब इसके नीचे हम यहां पर लिखेंगे सेवा में, इसी क्रम में इसी को नीचे बेस बना करके सेवा में लिख रहे हैं। ठीक है, तो वही मैं वहां पे लिख रहा था। तो यहां पर सेवा में कॉमा, अब जिसको भेजा जाता है उसका नाम, उसका पदनाम, उसका पता। हमारे पास यहां पर भेजने के बहुत सारे विकल्प हैं। एक तो वही व्यक्ति है जिसको हम नियुक्त कर रहे हैं सलाहकार कर के रूप में, उसका नाम क्या बताया था? अबसव। तो हम या तो उसी को संप्रेषित कर दें, क्लियर, या फिर हम उसको भी संप्रेषित कर सकते हैं जिसके साथ उसको अटैच किया जा रहा है। तो क्या था वो? क ख ग अपर सचिव, उसको संप्रेषित कर दो। क्लियर? और उसके बाद फिर प्रतिलिपियां बहुत सारों को भेज दो। तो जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं उसका नाम आप प्रतिलिपि में भी जारी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या करते हैं, अपर सचिव को भेज देते हैं कि लो भाई इसको हमने तुम्हारे साथ कर दिया, तो कार्यालय ज्ञाप उसके लिए जारी हो गया। तो यहां पर लिखा सेवा में, यहां पर उसका नाम आएगा क्या? क ख ग अपर सचिव वित्त अनुभाग 5, या ऐसे कर दो, इसको ऐसे में लिखो, वित्त अनुभाग ब्रैकेट में कर दो 5 उत्तराखंड शासन। इसको विराम कर दो। क्लियर हो गया? अब प्रतिलिपियां भी भेज दो बहुत सा, क्योंकि भाई उसके लिए न्याय से परमिशन ली गई थी, कार्मिक ने परमिशन दी, वित्त ने परमिशन दी। ठीक है, तो अब इसके लिए और टैक्स के मैटर को देखना है, तो कमर्शियल टैक्स का जो कमिश्नर है उसको भी भेजनी है। तो अब इसके नीचे क्या करो, इसी को बेस बना करके बिल्कुल जस्ट अगले लाइन से इसी के नीचे यहां पर पृष्ठांकन, पृष्ठांकन में क्या आता है? पत्र संख्या। पत्र संख्या क्या लिखी थी हमने? सबसे ऊपर वाली 112 ब्रैकेट में 1, फिर क्या था? एक्स के ब्रैकेट में क था, फिर 2024 और उसके बाद तद दिनांकित, यानी उसी तिथि को, जो तिथि पर हमने ऊपर लिखा है वही तिथि आएगी। यहां पर विराम और इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन। ठीक है, अब इसके नीचे वाला बिल्कुल यहां से लेके क्या लिखोगे आप? प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। क्लियर? अब किन किन को भेजना है? डैश।
अब चूंकि हमने उसमें लिखा कि राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो राज्यपाल को भेज दो। तो हमने लिखा सचिव राज्यपाल, राज्यपाल उत्तराखंड। फिर आप लोग, इसके बाद विराम नहीं लग रहा है बहुत लोगों का, ये अपने आप में कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखो निजी हाँ निजी सचिव, निजी सचिव, अपर सचिव भी लिख सकते हो, सचिव भी लिख सकते हो, प्रमुख सचिव भी लिख सकते हो, निजी सचिव भी, निजी सचिव मुख्यमंत्री, कौमा फिर कहां का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, ठीक है। रुक जाओ जरा, ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो रहा है, लिखने के पैटर्न में गड़बड़ी हो रही। डैश इसको बेस बना करके, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, सचिव राज्यपाल ना, सचिव राज्यपाल उत्तराखंड। फिर नंबर 2 निजी सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखंड। नंबर 3 में सचिव कार्मिक उत्तराखंड शासन। सचिव न्याय, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना है इसको, उत्तराखंड शासन, ठीक है, पूरा। सचिव, अच्छा वित्त खुद ही है, तो वो अपने लिए तो लिखेगा नहीं, अब वो अपने से सीनियर अधिकारी को भी दे देगा। तो मान लिया जाए उससे सीनियर कौन है, प्रमुख सचिव है, तो प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखंड शासन। अगला आएगा कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग, कौमा उत्तराखंड। और एक और लिख दो उस व्यक्ति के लिए जिसकी नियुक्ति की जा रही है, उसका नाम क्या रखा था हमने, अबौसर रखा था ना, तो इसको ऐसे लिख लेना। अब देखो एक नया स्टाइल है, मैं कैसे लिख रहा हूं, लिखो इसको ध्यान देख करके तब लिखना, श्री अबौसर वाणिज्य कर अधिकारी ब्रैकेट में सेवानिवृत्त को सलाहकार कर के पद, या रुको जरा, उत्तराखंड शासन में वित्त अनुभाग 5 में सलाहकार कर के पद पर नियुक्त, या सलाहकार के पद को धारण करने, ऐसे लिखना, नियुक्त छोड़ दो, के पद को
पद को 11 फरवरी से शुरू किया था ना हमने, को 11 को दिनांक 11 फरवरी 2024 से धारण करने के संदर्भ में। और लास्ट मान लो विभागीय आदेश पुस्तिका, विभागीय आदेश पुस्तिका। क्लियर? जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि तुम सलाहकार के पद पर उसको नियुक्त किया, उसको भी तो या तो उसको भेजो ऊपर प्रेष्य के रूप में, और वहां नहीं जा रहा है तो प्रतिलिपि में हम उसको भेज सकते हैं। तो प्रतिलिपि में कैसे भेजेंगे? इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके कि श्री अबोसो वाणिज्य कर अधिकारी ब्रैकेट में सेवानिवृत्त को उत्तराखंड शासन में वित्त अनुभाग 5 में सलाहकार कर के पद पर दिनांक 11 फरवरी 2024 से धारण करने के संदर्भ में, यानी आपको 11 फरवरी को जाकर के ज्वाइनिंग करनी है। बस उसके बाद इसको द एंड कैसे? हाँ, अब इसके तुरंत अगली लाइन में बिल्कुल नीचे, कहा नीचे? जहां पर ऊपर आपने हस्ताक्षर, नाम और उस सचिव का लिखा था, उसको बेस बना करके मान लिया जाए वो आ रहा है लगभग यहां पे, यहां पर आएगा आज्ञा से, कॉमा, हस्ताक्षर, फिर नाम, कोई दूसरा अधिकारी उससे छोटा, सचिव से छोटा आएगा, योर लॉ ब्रैकेट में बंद, बाहर कॉमा, और मान लिया जाए वो है अपर सचिव, यहां पर पूर्ण विराम। अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, कुछ भी आप लिख सकते हैं, पर अपर सचिव ज्यादा बढ़िया रहेगा। है ना? ये मैंने इसलिए लिख दिए इतने सारे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे हम प्रतिलिपियों का सिलेक्शन करते हैं या उनको भेजने वाले लोगों को तय करते हैं। बस कम से कम 3 लोग आपको तैयार करने हैं, 3 लोगों को तो भेजना ही भेजना है। उसमें से भी मैंने आपको बता दिया कि एक आपको जो सबसे लास्ट वाला है, विभागीय आदेश पुस्तिका, जो हर डिपार्टमेंट अपने पास एज ए रिकॉर्ड के लिए रखता है। बाकी 2 आपको तैयार करने हैं। क्लियर? कर दिया सबने? किसी को कुछ पूछना है इस वाले लेटर में से? कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा हो? जैसे प्रिंसिपल, हाँ, सबसे टॉप में तो चीफ होता है, मुख्य सचिव होता है, उसके नीचे फिर प्रमुख सचिव होता है। हाँ, हर डिपार्टमेंट का, वित्त का अलग, कार्मिक का अलग, न्याय का अलग, सिंचाई का अलग, पीडब्ल्यूडी का अलग, हर का अलग अलग। ठीक है? अपर सचिव भी बहुत होते हैं, है ना? मैंने एक दिन बताया तो था आपको, है ना? सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी है, जो एक ही होता है। उसके नीचे फिर एसीएस होता है, वो भी सामान्यतः एक ही होता है।
होता ये उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से ही सर्जित किया गया एसीएस का पद, पहले नहीं था। जब दोनों समान सीनियर अधिकारी होते हैं तो उनमें से दोनों जो है अब चीफ सेक्रेटरी बनने के कगार पर हैं, तो किसको बनाया जाए? तो बनेगा तो एक ही, दो को तो नहीं बना सकते। तो एक को क्या कर दिया उन्होंने, वो बना दिया, चीफ बना दिया, दूसरे को जो है एसीएस का पद दे दिया। चलो भाई, कुछ टाइम बाद जो है ये भी संतुष्ट है कि चलो मैं अपर मुख्य बन गया, ठीक है। अगर बाई चांस दोनों ने सेम समय पर रिटायर्ड होना हो तो तब इसको एसीएस बना करके संतुष्ट कर दिया। अगर उसके बाद इसका नंबर हो और इसको 2-4 महीने और मिले तो तब जब ये रिटायर्ड हो जाएगा उसके बाद एसीएस को चीफ बनाया जाएगा। उसके नीचे फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे जो है फिर सेक्रेटरी होता है, ये भी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। उसके नीचे फिर मैंने क्या बताया था, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, अपर सचिव जिसको कहते हैं। फिर एडिशनल के नीचे क्या होता है, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, संयुक्त सचिव उसको कहते हैं। उसके नीचे फिर डिप्टी सेक्रेटरी जिसको उप सचिव कहते हैं। फिर अंडर सेक्रेटरी जिसको अनुसचिव कहते हैं। फिर सेक्शन ऑफिसर जिसको अनुभाग अधिकारी कहते हैं। फिर आरओ होता है, फिर एआरओ होता है। तुम्हारी हायरार्की यहां से शुरू होगी और इसके नीचे क्या कौन होगा, पियोन होता है। इसलिए तो कुछ लोग कहते हैं कि आरओ एआरओ क्या है, सचिवालय के क्लर्क हैं। नो डाउट क्लर्क हैं, पर ऐसे वैसे क्लर्क नहीं है ना। नाम के आगे अधिकारी लगा है, पर ये वीडियो वाला अधिकारी नहीं है, ये वीपीडीओ वाला अधिकारी नहीं है, काफी अच्छी हैसियत रखता है। ठीक है जी। ये यहां से प्रमोट होते 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 ये पहुंच जाते हैं यहां तक। अगर कम एज में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और ऊपर समय समय पर जब तुम्हारा प्रमोशन का टाइम है तुरंत ऊपर पद खाली है और ठीक ठाक तुम लगातार प्रमोशन चल रहे हो, तो अंततः रिटायरमेंट यहां से, इससे ऊपर नहीं जाते। ठीक है। फिर भी अगर आपकी उम्र 25, 26, 27 के एज में है, 28 के एज में है या लेस देन 30 है और ठीक ठाक तुमको पद मिल जाएंगे तो आप डिप्टी और ज्वाइंट के बीच लटक जाओगे, यानी यहां तक तुमको आसानी से मिल जाएगा। और अगर पद बहुत जल्दी बीच में रिटायरमेंट के हो गए तो हो सकता है आप अपर तक पहुंच जाओ। अब बताओ, ये छोटा मोटा क्लर्क है ये? जब कोई पीसीएस में सिलेक्शन होता है, एचडीएम बनता है, कुछ टाइम फील्ड में रहने के बाद, 5 साल 10 साल सर्विस करने के बाद, तब जब उसको सचिवालय में भेजते हैं तो वो या तो यहां आता है या फिर यहां पर आता है, और मैक्सिमम लोग इसी पर ही रिटायर हो जाते हैं। और तुम्हारी स्थिति में कह रहा हूं कि कम एज में सिलेक्शन हो गया, ठीक ठाक समय समय पर प्रमोशन ठीक होते रहे, यहां पद भी खाली होते रहे, तो तुम भी वहीं पहुंच रहे हो, है ना। तो छोटा मोटी स्थिति नहीं है, काफी बढ़िया और एक रेपुटेटेड स्थिति है यहां पर। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मिशन सचिवालय के नाम से काम करो कि कहां जाना है, सचिवालय जाना है। ठीक है ना। सोते जागते आपके सपनों में सचिवालय आना चाहिए। मैं तो यहां तक राय दूंगा कि मैंने ना अपनी लाइफ में केवल एक टारगेट रखा था अपने लिए। जब मैंने 2009 में पहली बार पढ़ाना शुरू किया तो पहली बार प्रयाग से शुरू किया था और वहां लेक्चरर का बैच चल रहा था। मेरा जो सब्जेक्ट था यूपीएससी में इकोनॉमिक्स हुआ करता था। उनको पता चला कि इकोनॉमिक्स के टीचर है, इनको बुला दो। मैं चला गया साहब उधर, तो 9 बच्चे थे पहली बार उस बैच में, जिनमें से 3 महीने के भीतर पेपर फाइनल आउट हुआ। और मेरे को मोटा मोटा पूरी तरह ध्यान है कि 9 में से 8 बच्चों का उत्तराखंड लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया था, केवल एक लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ था। प्रयाग वालों को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है भाई, इसको तो झपट लो। उन्होंने कहा आप हमारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे, ये करोगे, वो धीरे धीरे, और मेरे को भी सैलरी ठीक ठाक दी तो मैं भी लग गया उसमें। उनका चलो साहब। तो कुल मिलाकर के मैं अपने अपने जीवन का केवल एक टारगेट रखा था कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना, अदर जॉब की तरफ मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। जब उसकी एज पूरी हो गई तब कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, तब फिर आगे की तरफ चले गए, है ना। तो समय से पहले पढ़ाने लग गया था तो मेरा वो मिशन बीच में डगमग हो गया, वो मेरी कमी थी। वही मैं तुमको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ऐसी गलती तुम ना करो।
छोटी सी लाइफ है, कंपटीशन की लाइफ बहुत छोटी होती है। और कब एज पूरी हो जाए, धीरे धीरे जॉब का जो सरकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो ही रहा है। बीजेपी जैसी सरकार सरकारी जॉब को खत्म कर रही है। तो बहुत शॉर्ट पीरियड है कंपटीशन का, और उस शॉर्ट पीरियड में आपको पूरे जुनून के साथ लगना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप में से जो बहुत सारी लेडीज हैं, मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और तुम्हारी फैमिली वालों का बहुत आभार इस बात के लिए कि आप लोगों को उन्होंने यहाँ तक हेल्प किया, आप लोगों को अभी तक तैयारी का मौका मिल रहा है। घर में देखना है, बच्चे हैं, जैसे आप लोग बड़े बच्चों को छोड़ के आना होता है ना, और उसके बाद अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो वास्तव में इसको कहते हैं कि इस जुनून के साथ ये लोग लगे हुए हैं। अनमैरिड लड़कियां तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और लड़के तुम्हारे लिए भी एग्जाम्पल है। तुम्हारा तो घर से पैसे मिल रहे हैं पर मंथ, देहरादून में कमरा लेके छोड़ रखा है कि जो पढ़ो, बस पढ़ो ही और कुछ नहीं करना। और इनको देखो, पढ़ना तो इनके लिए बहुत बाद का काम हो गया। ये अपने घर का काम इस आधार पे नहीं छोड़ सकता कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा पेपर है ना। बच्चे को छोड़ना है तो छोड़ना है, बच्चे के लिए टिफिन तैयार करना है तो करना है, घर के काम निपटाने हैं तो निपटाने हैं, उसके बाद जो टाइम बचा उसके लिए अपने लिए करना है। और आज तुम्हारे साथी मेंस के बेच में बैठे हुए हैं, इसलिए जुनून बहुत जरूरी है। तो एक सचिवालय की पिक निकालो नेट से, और जो तुम्हारा बेड है, जहां तकिया रहती है, सुबह उठती है उसके ठीक सामने उस पिक को लगा दो, बड़ी सी पिक, ताकि बैठे बैठे तुम्हें नींद आए, और या तुम थोड़ा सा इधर उधर तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो तो घूम के नजर पड़ी, अरे सचिवालय, तुरंत फिर किताब पलटो, है ना। ऐसा होना चाहिए। अपने लिए कुछ सिंबल हमको तैयार करने हैं कि जो हमको मोटिवेट करते रहे हर समय। यहाँ पर तो चलो, मैं तो हर दिन तुमको 5-5 मिनट बोलता ही रहता हूँ, और अमोद सर का भी मैंने देखा है, वो लगातार बोलते रहते हैं। ये जरूरी है। थोड़ी देर के लिए हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है, हम थोड़ा सा रिलैक्स में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हमको मोटिवेट जरूरी है। तो हम लोग अपने अपने स्तर से करते ही हैं, पर अधिकतर टाइम तुम लोग अपने घर में हो, तुम लोग क्यों करना चाहते हो, अपने लिए खुद मोटिवेशन आप तैयार करो। तो उसके लिए जिसका लोक सेवा आयोग में जाने का है, लोक सेवा आयोग की पिक निकालो, लगा दो घर में सीधा, सुबह शाम जाते उसको देखो क्या होगा। ये होता है, मेरा लवासना का था तो मैंने लवासना की पिक लगाई थी, और हर समय जब अपनी तैयारी में था तो उठते जागते बिल्कुल जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि बच्चों की किताबें रखी हुई और नींद आ गई, हम लोगों ने ऐसी जिंदगी असल में जी है। और अब देखता हूं मैं बच्चों की तैयारी का पैटर्न, तो होता है कि यार ये होती है तैयारी कोई, है ना। फिर उठते थे। जब मैं दिल्ली गया था तो मेरा था टारगेट 7-8 महीने का, लेकिन वहां गया, वहां का मौसम देखा, क्लाइमेट देखा, मैं एडजस्ट नहीं करा, मैंने कहा मेरा बस का नहीं है यहाँ। तो मुझे अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट फटाफट तैयार करना था, भागना था वापस। तो मैंने 3-3 क्लासें ज्वाइन कर दी, कहीं एनिसेंट, कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री, कहीं मॉडर्न, फटाफट मुझे निपटा के वापस आना था। 3-3 3.5 घंटे की क्लासें होती थी। 1000 बच्चे आगे, एलईडी लगी है, टीचर बोर्ड है पीछे, टीचर से जैसा तुम्हारा और हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, वहां तो पॉसिबल ही नहीं था ऐसा कभी होना। वो बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं और लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भगवान जाने। फिर घर में आकर के तब देखते थे कि क्या लिखा है। 3 क्लासों की 9 घंटे की पढ़ाई है, फिर उसको पढ़ना, फिर बुक से पढ़ना, फिर सोना। तो असल में सोते सोते लेट जाते थे, फिर उठते थे। अच्छा, फिर क्या होते थे, सातों चल भाई थोड़ा बाहर घूमते हैं। क्यों? बाहर चाय वाला रहता था, वो 24 आवर रहते हैं उधर। बाहर गए, मुंह धुला, चाय पी, फिर आ गए, फिर लग गए, और सुबह 9 बजे के लिए फिर। तो रात को 2:30-3 बजे सोते थे, 5 बजे उठते थे, फिर लगना था। और उसके बाद तो 2 महीने हम लोगों ने ऐसे निकाले। तो आप लोगों को ऐसा ही जुनून, ऐसा ही मिशन बनाना है। अपने लिए सिंबल तैयार कर दो, सचिवालय सबसे बढ़िया, पिक लगाओ, एक आदर्श रहेगा तुम्हारे लिए। अजमा के देखना, हफ्ते भर में ही तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आएगा तब बात करना, ठीक है। चलो अब नया लेटर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो, घर से लिख के लाना। कल मैंने किस टॉपिक पे दिया था तुमको लिखने के लिए? है? अच्छा ठीक है, वो तो इजी इजी थे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक टॉपिक मैं तुमको थोड़ा सा अच्छा टॉपिक दे रहा हूँ, कल जो मैं किताब लाया था उसमें मेरे को मिला। लिखना आप लोग अपने तरीके से, अगर बेहतर नहीं हो पाया तो इसको मैं तुमको लिखा दूंगा, पर पहले अपनी तरफ से तुम कोशिश करो। कल नहीं तो मैं इसको तुमको एक बार अपने उसमें लिखा दूंगा। टॉपिक इसका यह है कि जो ये आर ओ ए आर ओ का पेपर है ना,
ये कौन सी क्लास का है? क्लास सेकंड में आता है, क्लास फर्स्ट में आता है, क्लास थर्ड में है? क्लास थर्ड। क्लास सेकंड गजेटेड पोस्ट होती है, 5400 स्केल पीसीएस क्लास सेकंड है, आईएएस क्लास फर्स्ट है। स्टेट में क्लास वन की केवल एक ही जॉब है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है थर्ड क्लास में, मतलब इसीलिए तो इसको समूह ग के अंतर्गत रखा गया है। आपका जो लोअर पीसीएस है वो भी समूह ग के अंतर्गत ही रखा गया उसको, है ना? हालांकि ग्रेड अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो पहले आयोगी कराता था, अब उसको यूके ट्रिपल एसएससी करवा रहा है, वो भी समूह ग के स्थिति में रखे गए हैं। जब यूके ट्रिपल एसएससी बना तो उससे पहले अगर आप लोगों ने पहले पेपर दिए होंगे, आपको याद होगा प्रावधिक शिक्षा परिषद हुआ करता था। और हाँ, प्रावधिक शिक्षा परिषद, और वो जो क्या करता था, कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाता था। यूटीबीआर जो था यहाँ पर, है ना, उसने बहुत पेपर करवाए, उसके पेपर बहुत अच्छे आते थे। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने क्या कर दिया कि यूके ट्रिपल एसएससी का गठन किया, और उसका उद्देश्य क्या था कि समूह ग के ऐसे पद जो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं, उन सब पदों पर जो परीक्षाएं होंगी वो यूके ट्रिपल एसएससी आयोजित कराएगा। क्लियर हो गया? इसी विषय पर हमको एक लिखना है। इस पर एक क्या लिखना है कि कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव जो है या सचिव जो है एक कार्यालय ज्ञाप लिख रहा है, जिसमें लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह ग के पदों पर जो नियुक्तियां निकालना है और उस पर जो परीक्षा आयोजित करवानी है और उसके बाद उस पर नियुक्तियां देनी है, ये दायित्व तो किसको सौंपा जा रहा है? यूके ट्रिपल एसएससी को सौंपा जा रहा है। अब ये काम कौन कराएगा? वही कराएगा। इस विषय पर क्या करना है? कार्यालय ज्ञाप जारी करना है। लिखो जरा, लिखो सचिव कार्मिक उत्तराखंड शासन की ओर से एक कार्यालय ज्ञाप जारी करें, जिसमें सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन की ओर से एक कार्यालय ज्ञाप जारी करें, जिसमें लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सभी पदों के सभी पदों पर सीधी भर्ती हेतु सीधी भर्ती हेतु यूके ट्रिपल एसएससी क्या है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है ना? हाँ, सीधी भर्ती हेतु सीधी भर्ती हेतु दायित्व सीधी भर्ती हेतु दायित्व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा जा रहा हो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा जा रहा हो, है तो जिक्र करना अपने लेखन में, थोड़ा सा ठीक ठाक इसको लिखना कि पूर्व में जो है पंतनगर विश्वविद्यालय और यूके टीबीआर के द्वारा इसके परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था, मगर इस कारण क्या होते थे कि उनका कार्यभार बढ़ जाता था और वहां पर भी कार्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाती थी। इसके लिए राज्य के द्वारा शासनादेश संख्या फला फला के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा और वो लोक सेवा आयोग की सभी जो सेवाएं हैं उन पर सीधी भर्ती उसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। और भी कुछ आप अपने तरफ से जो लिखना चाहते हो बेहतर विषय वस्तु बना करके इस भाव में इसमें रिप्रेजेंट करना। ठीक है, चलो अब लिखो कार्यालय आदेश। किसमें अंडरस्टूड है कि किसको भेजना है? ये क्या ऐसा बड़ी दिक्कत है इसमें कि प्रेस से नहीं मिल पाएगा?
अब सचिव लिख रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन करना है और उस गठन के द्वारा उसको सौंपा जाना है, तो पृष्ठ कौन बन जाएगा? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव बना दो, उसका निदेशक बना दो, या उसके अध्यक्ष को बना दो, और उसके बाद प्रतिलिपियां जैसे मैंने इसमें दिखाई बहुत सारे लोगों को, ऐसे उसको भेज दो। ठीक है, अब आ जाओ कार्यालय आदेश पर। कार्यालय आदेश, इसको ऑफिस ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर। अब ऑफिस ऑर्डर, इसको भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको किस रूप में पढ़ेंगे, उसी रूप में कि ये ऑफिस ऑर्डर होता क्या है, दैट मीन्स इसकी परिभाषा क्या है, फिर ये किस प्रायोजन, अब जो दो लोग कल आए थे ध्यान से देखना है, तुम्हारा डेमो के अब यहीं से शुरू हो रहा है प्रॉपर ढंग से। इसका प्रायोजन क्या है? प्रायोजन, प्रायोजन का मतलब होता है कि ये किस उद्देश्य के तहत इस पत्र को हम जारी कर रहे हैं, या किस कार्य के लिए, या कब किन कंडीशन में हम ऑफिस ऑर्डर जारी करते हैं। ये हो गया प्रायोजन क्या है इसका। फिर आएगा कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं का मतलब मैंने कहा था कि इसके अंग क्या हैं, इसके अवयव क्या हैं, या इसके चरण क्या हैं, उस सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा कि इसका प्रारूप आपको लिखना है, और प्रारूप के साथ साथ इसमें फिर मैं आपको क्या करूंगा, उदाहरण के लिए कार्यालय आदेश का एक पत्र आपको लिखाऊंगा। इस फॉर्मेट में हमारा ये कंप्लीट होगा। अब जो इसका पहला टॉपिक है कि कार्यालय आदेश होता क्या है, ऑफिस ऑर्डर क्या है, तो ऑफिस ऑर्डर है कि एक विभाग या कार्यालय या अधिकारी यानी पदाधिकारी के द्वारा, एक विभाग, कार्यालय या पदाधिकारी के द्वारा किसी अन्य पदाधिकारी को उसकी सेवा दूसरे पदाधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी यानी अधिकारी कर्मचारी दोनों को उसकी सेवा संबंधी सूचना जारी करने के लिए या संप्रेषित करने के लिए जिस औपचारिक पत्र का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उसे ही ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। ध्यान से समझना, एक विभाग या कार्यालय द्वारा या एक अधिकारी के द्वारा किसी अन्य अधिकारी को या कर्मचारी को उसको उसकी यानी उस अधिकारी कर्मचारी को उसकी सेवा संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए या सेवा संबंधी सूचनाओं को जारी करने के लिए या उसको बताने के लिए जिस औपचारिक पत्र का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम कार्यालय आदेश कहते हैं। कर्मचारी तो ठीक हो गया, समूह के हो गए, लेकिन एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, तो फिर तो आपका क्या हो जाएगा, अर्थशासकीय पत्र हो जाएगा। यहां पर अगर वो अधिकारी है तो अधिकारी का मतलब हो गया अराजपत्रित अधिकारी। बस इस शब्द को याद रखना। ऐसी ही परिभाषा अगले एक लेटर में और आएगी, लेकिन वहां पर जो अधिकारी होगा वो राजपत्रित अधिकारी होगा। यहां पर क्या है, अराजपत्रित अधिकारी है, जैसे तुम्हारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एनटी, जब तहसीलदार बन जाएगा एनटी तब वो राजपत्रित हो गया। ठीक है, तो किसी अराजपत्रित अधिकारी या फिर समूह के कर्मचारी या उससे अधीनस्थ के जो कर्मचारी हैं, उन सबको उनकी सेवा संबंधी सूचना जारी करने के लिए जो भी औपचारिक पत्र हम जारी करते हैं या जिस भी औपचारिक पत्र का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर होता है। अब यहां पर सेवा संबंधी सूचना किस प्रकार की, वो प्रायोजन का पार्ट हो गया। किस प्रकार की सेवा संबंधी सूचना, राजपत्रित और अराजपत्रित का मतलब होता है, राजपत्रित को कहते हैं गजटेड ऑफिसर और अराजपत्रित का मतलब नॉन गजटेड। गजटेड कौन होता है? क्लास वन, प्रिंसिपल क्लास वन थोड़ी है, उसको भी क्या होता है?
हाँ, और सिंपल भाव क्या है उसका, उस लंबे चौड़े प्रोसेस पे हम बाद में देखेंगे। जिसको अटेस्टेड करने का अधिकार होता है वो गजेटेड होता है, और सामान्यतः क्लास 2 रैंक के ऑफिसर इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, बस एक चीज अपने माइंड में रखना, जिसके पास अटेस्टेड करने की पावर है वो क्या है, गजेटेड ऑफिसर है। क्लियर? अब तो खैर मोदी साहब जब से आए तब तक इन्होंने गजेट अटेस्टेड करने का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, सेल्फ अटेस्टेड हो गया। लेकिन हम लोगों के जब टाइम होते थे, पेपर बच्चे भरते थे, तो अटेस्टेड कराने पड़ते थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, और नाक रगड़नी पड़ती थी अटेस्टेड करवाने के लिए, ऑफिसर्स करते नहीं थे। तो जब बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए थे तो उनके बीच से फिर ऐसे जैसे होते ना कोई हल्की फुल्की मजाक में फिर उनके भी कुछ कमेंट तैयार होते थे। तो जिस भी अधिकारी ने मना करता था तो बाहर आते आते कमेंट मार, उनको लग गया कि अभी अटेस्टेड तो कर नहीं रहा है तो क्या करेगा, तो आते आते बाहर उस पर कमेंट मार देते थे कि सर आप गजेटेड तो हो ना। अब किसी ऑफिसर को ऐसा बोल दो और वो गजेटेड ऑफिसर है, क्या लगेगी उसके दिल पे, तो कुड़ करके रह जाते थे। ठीक है, जैसे पहले के लोग, अब तो खैर चलन सब खत्म हो चुका है। पहले जैसे कुछ बच्चे होते थे पढ़े लिखे और अच्छे उस पे, और वो अगर शैतानियां करते थे या कुछ आदमी जैसे मिसबिहेव करते थे, अनुशासनहीनता दिखाते थे, तो उनको बोलते थे कि आप ग्रेजुएट तो हो ना, है ना। ये एक कमेंट होता था, ठेस लगती थी। ग्रेजुएट का मतलब है कि एक परिपक्व, एक सभ्य मनुष्य जिसके अंदर नॉलेज है। इसीलिए आपके पद की योग्यता क्या रखी गई है, ग्रेजुएट रखी गई है। ग्रेजुएट का मतलब यही होता है, उसके ग्रेजुएट होने का मतलब यही है, आपके पास एक टैग लग गया कि आप सभ्य हो, आप अनुशासित हो, आप परिपक्व हो, और आप चीजों को हायरार्की में समझते हो, आपके अंदर संवेदनाएं हैं। जो इन भाव से अलग होता है उसको बोलते थे कि ये ग्रेजुएट नहीं है। ठीक है जी, अब तो ये शब्द चलन से हट गए और अच्छी बातें होनी भी नहीं चाहिए। तो चलो जी, यहां तक क्लियर हो गया कि जब एक कार्यालय या एक अधिकारी किसी अन्य अधिकारी को उसकी या कर्मचारी को उसकी सेवा संबंधी सूचनाओं को बताने के लिए, जारी करने के लिए जिस औपचारिक पत्र का प्रयोग करता है वो कार्यालय आदेश होता है। अब सेवा संबंधी सूचनाएं, किस प्रकार की सेवा संबंधी सूचनाएं, यही प्रायोजन हो गया। सेवा संबंधी सूचनाओं का मतलब, जब भी ऐसे अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करनी हो, उसकी नियुक्ति की जा रही है। अभी तो मैंने कार्यालय ज्ञाप में लिखा प्रतिलिपि कि आपको इस पद पर, चूंकि वो सेवानिवृत्त स्थिति है, निसंवर्गीय है, इसलिए वहां पर वो आ गया। तो सामान्यतः अगर कोई फ्रेश है, किसी की ज्वाइनिंग होती है तो कार्यालय आदेश के माध्यम से, जैसे आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी तो कौन जारी करेगा, कार्मिक विभाग का कार्यालय आदेश आपके लिए जारी होगा। ठीक है, तो नियुक्ति, जब भी किसी कर्मचारी या किसी अराजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की जानी है तो नियुक्ति के लिए कार्यालय आदेश जारी होता है। जब भी उससे पदाधिकारी की पदोन्नति की जानी है, दैट मीन्स उसका प्रमोशन हुआ है, और प्रमोशन के बाद क्या होता है, उसका ट्रांसफर होता है, दूसरी जगह ज्वाइनिंग की जाती है, तो आपका प्रमोशन हुआ है उसकी खबर के लिए किया जारी होता है, कार्यालय आदेश जारी होता है। सेवा संबंधी सूचना है ये, या उसका ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, तो स्थानांतरण की जो सूचना है वो किसके द्वारा दी जाएगी, कार्यालय आदेश के द्वारा दी जाएगी। अगर उसको सस्पेंड किया गया है, बहुत सारे लोग निलंबित भी हो जाते हैं, गलत काम करते हैं, तो निलंबन का भी क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश जारी होता है, उसकी सूचना भी उसके द्वारा प्रदान की जाती है। अगर उसकी सेवा समाप्ति की जा रही हो, सेवा समाप्ति का मतलब टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया, सामान्यतः बड़ी विचित्र स्थिति होती है बर्खास्त करने की, नॉर्मली नहीं होते, जब एक दो बार, तीन चार बार सस्पेंड भी हो गया, फिर हिदायत भी दे दिया, उसके बाद भी नहीं मान रहा है, तो चल भाई अब तेरा टाटा बाय बाय। तो अगर उसको सेवा से निष्कासित भी करना है, बर्खास्त भी करना है, तो भी हम क्या जारी करते हैं, ऑफिस ऑर्डर जारी करते हैं। या किसी अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी की सेवा संबंधी विसंगतियों का समाधान किया जाता है, तो भी हम ऑफिस ऑर्डर जारी करते हैं। सेवा संबंधी विसंगति का मतलब, जैसे मान लिया जाए कि किसी को जैसे एक मोटा होता है कि साल भर में एक इंक्रीमेंट मिलता है जॉब के बाद, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग दो ले लेते हैं, कुछ लोग तीन ले लेते हैं, साल भर में एक ही मिलता है, बहुत सारे लोग दो दो का लाभ उठा लेते हैं, कर लेते हैं कुछ गड़बड़ी करके,
जाओगे पता चल जाएगा आपको संस्था के भीतर कहाँ गड़बड़ियां होती हैं। उस समय तो उनको वेतन मिल गया, आराम से क्या है मेरा सैलरी वेतन बहुत बढ़िया। लेकिन वो सब पकड़ में आता है जब रिटायर्ड होता है ना आदमी, तब ऑडिट होता है, और ऑडिट में एक एक चीज पकड़ में आती है, तब दिखता साल भर में 2, तब सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनाने पड़ते हैं, तब 2-2 3-3 महीने, और तब रिकवरी भी होती है, बहुत सारे लोगों की रिकवरी। अब आप सोचो कि आपकी जॉब के 3 साल 4 साल बाद ही आपका जो है वेतन विसंगति हो गई, यहाँ पर डबल इंक्रीमेंट लग गया, उस पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज सब लगते लगते जब 30 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट होते हैं, तो वो अमाउंट कई बार 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख तक पहुंच जाती है। और तब रिटायरमेंट में 25 लाख रुपए आपके जो फंड मिलेगा उसमें से कटेगा, सोचो कैसी चोट लगेगी। तुम तो कैलकुलेशन लेके बैठे हो कि मेरे को 85 लाख रुपए मिलेंगे, और 25 लाख रुपए डिडक्ट, प्लानिंग करके आएंगे मैंने तो वहां पर प्लॉट लेना है या 3 BHK का फ्लैट लेना है, 80-85 तो मेरे को मिल ही रहे हैं, बस थोड़ा सा लोन लेना है, बढ़िया बढ़िया। पता चला 30 लाख रुपए कट हो गए, सारी प्लानिंग धराशायी। तो इन चीजों से भी बचना होता है, ठीक है ना। चलो, तो सेवा संबंधी विसंगतियां, कई बार क्या होता है कि विसंगतियां यहां पर भी होती हैं। विसंगतियों का मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि कई बार कुछ लोगों का सिलेक्शन, जैसे आप ही में से बहुत सारे हैं जॉब में है, आप किस डिपार्टमेंट में है? माइनॉरिटी वेलफेयर में, और भी है कोई इधर? नहीं। अब मान लिया ये माइनॉरिटी वेलफेयर में काम करे, कितने साल की जॉब हो गई? 3 साल की जॉब हो गई। अब इनका यहाँ आरओ में सिलेक्शन हो गया, सचिवालय में आ गए, इस 3 साल का क्या होगा? क्या? वेरी गुड, मतलब पता है ये होना चाहिए, तो ये सेवा वहां मर्ज, अगर ये चाहे तो मर्ज करवा सकते हैं, उसका आगे बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं होता हवा हवाई में करा देते हैं, तब कुछ साल बाद पता चलता है अच्छा ये भी होता है, तब लगते हैं वो प्रोसेस में, तो उसमें फिर टाइम निकल जाता है, बहुत कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। मान लिया जाए इनको पता नहीं, 5-6 साल नौकरी करने के बाद पता चला यार वो 3 साल की सीनियरिटी भी ऐड होनी है, और वो अगर ऐड करते हैं तो इंक्रीमेंट वगैरह सब मिलकर बहुत हाई फाई, तो 5 साल जॉब करने के बाद तब इन्होंने प्रोसेस शुरू किया कि मेरी पिछले डिपार्टमेंट की 3 साल की सेवाएं भी इसमें ऐड की जाए। वो वे क्या होगी? सेवा संबंधी विसंगति। उसको जब ठीक कर लिया जाता है तब ऑफिस ऑर्डर जारी करके कि हाँ जी आपकी ये सब क्या हो गया, ऐड कर दिया गया है। अब क्लियर हो गया? तो यह है सेवा संबंधी विसंगति। या जब भी किसी ऐसे अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी को दीर्घावधिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जैसे मान लिया जाए कि कई बार क्या होता है कि भगवान ना करे या कभी किसी की फैमिली में कोई कैजुअलिटी वाली स्थिति आ जाती है, या किसी के घर के फैमिली मेंबर कोई लंबे बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, महीने 1.5 महीने तक हॉस्पिटलों में रहते हैं वो लोग, या खुद वही व्यक्ति कर्मचारी अधिकारी जो है बीमार हो गया, किसी चीज का पेशेंट हो गया, 2 महीने 2.5 महीने तक हॉस्पिटलाइज है, तो ऐसी स्थिति में एक तो मेडिकल चलता है उसका, एक होता है लंबी अवधि तक वो क्या लेता है, जैसे ईएल वगैरह होती है, या दीर्घावधिक अवकाश वो लोग लेते हैं। तो एक निश्चित सर्टेन पीरियड से अधिक अवधि का जो अवकाश होता है, जब उसको स्वीकृति दी जाती है तो वो भी ऑफिस ऑर्डर के द्वारा दी जाती है। यह है सेवा संबंधी सूचनाएं। अब मैं दोबारा से आ रहा हूं, बात वही है कि ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या है। क्या कहा? जब कोई विभाग या कार्यालय या उसका विभाग का कोई अधिकारी किसी अन्य अधिकारी जो अराजपत्रित है या किसी अन्य कर्मचारी को उसकी सेवा संबंधी सूचना जारी करता है, तो जिस पत्र में या जिस प्रारूप में उस सेवा संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र को ही हम कार्यालय आदेश कहते हैं। अब वो सेवा संबंधी सूचनाएं क्या है? दैट मीन्स वो प्रायोजन क्या है, किस प्रायोजन के लिए पत्र जारी होता है? जब किसी कर्मचारी की या अधिकारी अराजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति देना हो, जब किसी ऐसे कर्मचारी या अराजपत्रित अधिकारी का प्रमोशन हो रहा हो तो प्रमोशन की सूचना हम कार्यालय आदेश जारी करके देते हैं, या उसका ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर की सूचना इसके द्वारा देते हैं, या उसको सस्पेंड किया जा रहा है उसके गलत व्यवहार के कारण, अनुचित आचरण के कारण या लापरवाही कार्य के कारण, तो उसको निलंबन की सूचना भी इसके माध्यम से होता है, या उसको टर्मिनेट करना है, सेवा से समाप्त करना है, बर्खास्त करना है, तो उसकी सेवा समाप्ति की जो ऑर्डर है वो भी ऑफिस ऑर्डर निकलता है। उसकी सेवा में कोई विसंगति हुई है वेतन को लेकर के या सर्विस को ऐड घटाने को लेकर के, तो उसको भी किसके द्वारा ठीक जो सूचना दी जाती है वो भी ऑफिस ऑर्डर उस संबंध में निकाला जाता है। और जब दीर्घावधिक अवकाश जब किसी राजपत्रित अधिकारी और कर्मचारी को दिया जाता है तो वो भी ऑफिस ऑर्डर के माध्यम से निकाला जाता है।
तो ये है आपके पास 4-5 प्रायोजन जिसके लिए हम इस लेटर को जारी करते हैं। कोई दिक्कत? चलो, अब इसके बाद क्या है, इसकी विशेषताएं। और मैंने आपको वही बोला है कि विशेषताएं हम कैसे निकालेंगे, इसके प्रारूप से निकालेंगे। ठीक है, तो इसका प्रारूप देख लेते हैं। देखें, कल देखें? चलो ठीक है, फिर कल देख लेंगे।